नमस्कार दोस्तों, सुनो 5 में आपका स्वागत है। आज की बुक है यू बिकम वॉट यू थिंक बाय शुभम कुमार सिंह। क्या ये सच में मुमकिन है कि हम जो कुछ भी हैं वो सिर्फ हमारी सोच का नतीजा है? क्या हमारे विचार ही हमारी हकीकत बनाते हैं? महान दार्शनिक बुद्धा ने कहा था, हम जो कुछ भी हैं वो उसका परिणाम है जो हमने सोचा है। ये एक बहुत गहरा विचार है जो हमें बताता है कि हमारी सोच में ही हमारी पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत छिपी है। लेखक शुभम कुमार सिंह इसी सिद्धांत को आधार बनाकर हमें एक ऐसे सफर पर ले जाते हैं जहां हम अपनी सोच को काबू करना सीखते हैं। ये किताब सैकड़ों किताबों के ज्ञान का निचोड़ है जो हमें खुशी, पर्सनल ग्रोथ, रिश्ते और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिकल तरीके सिखाती है। तो चलिए अपनी सोच की शक्ति को उजागर करने और अपनी जिंदगी को बदलने के इस सफर पर निकलते हैं। इसी सोच के साथ हम किताब के पहले और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर आते हैं, जो हमें सिखाता है कि जिंदगी बस वर्तमान पलों की एक श्रृंखला है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सी 2 भावनाएं हैं जो हमें सबसे ज्यादा पीछे खींचती हैं? अगर आप 100 लोगों से पूछें तो ज्यादातर लोग कहेंगे पछतावा और चिंता। पछतावा हमें अतीत में कैद रखता है और चिंता हमें भविष्य के डर में जकड़ लेती है। लेखक कहते हैं कि हमारी सोच का प्रवाह या तो अतीत की घटनाओं पर होता है या भविष्य की योजनाओं पर। लेकिन इस सब में हम उस सबसे कीमती चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे पास है, और वो है हमारा वर्तमान, द नाउ। यही वो पल है जहां सब कुछ होता है, हमारी भावनाएं, हमारे काम, हमारी जिंदगी। अतीत बस गुजरे हुए वर्तमान पलों का एक कलेक्शन है और भविष्य आने वाले वर्तमान पलों का एक झुंड। इसलिए वर्तमान के अलावा किसी और पल में जीना व्यर्थ है। अगर आपको 14 दिनों में एक रिसर्च पेपर जमा करना है तो प्रोक्रास्टिनेशन पर पछतावा करने या काम के बोझ की चिंता करने से आप अपने लक्ष्य के करीब नहीं पहुंचेंगे। असल प्रगति तब होगी जब आप वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करेंगे और अभी अपनी समस्या को हल करना शुरू करेंगे। लेकिन वर्तमान में जीना तब मुश्किल हो जाता है जब हमें दर्द महसूस होता है। लेखक हमें समझाते हैं कि इस दर्द के भी 2 स्तर होते हैं। पहला स्तर एक तीर लगने जैसा है। ये एक अचानक होने वाला दर्द है, जैसे पैर की उंगली में चोट लगना, गरम प्लेट छूना या किसी से रिजेक्शन मिलना। इस तरह की पीड़ा से बचा नहीं जा सकता। ये जिंदगी का हिस्सा है और हम सभी को कभी न कभी इसका सामना करना पड़ता है। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब हम खुद को दूसरा तीर मारते हैं। ये दूसरा तीर हमारी उस दर्द पर की गई मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रिया है। हम उस दर्द के बारे में सोचते रहते हैं, खुद को कोसते हैं और चिंता करते हैं। ये दूसरा दर्द पूरी तरह से वैकल्पिक है, यानी इसे चुनना या न चुनना हमारे हाथ में है। अक्सर दूसरा तीर पहले से ज्यादा दर्दनाक होता है क्योंकि हम उसे बार बार खुद को मारते रहते हैं, तब भी जब पहले तीर का असर खत्म हो चुका होता है। जैसे हम एक असफल रिश्ते के बारे में महीनों तक सोचते रहते हैं। लेखक पूछते हैं, जब जिंदगी पहले ही हम पर इतने तीर चला रही है तो हम खुद पर और तीर क्यों चलाएं? यह विचार हमें स्टोइक दर्शन की ओर ले जाता है। स्टोइसिज्म का मानना है कि आप जिस एकमात्र दर्द को वास्तव में सहते हैं वो है जिसे आप खुद बनाते हैं। सारा दर्द उन चीजों के प्रतिरोध से पैदा होता है जिन्हें आप बदल नहीं सकते। नकारात्मक घटनाएं हमारे नियंत्रण से बाहर के कारणों से होती हैं, लेकिन हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं ये हम चुन सकते हैं। जब हम उन चीजों का विरोध करते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते तो हम मनोवैज्ञानिक या शारीरिक दर्द महसूस करते हैं। जब हम गुस्से में या परेशान होते हैं तो हम तर्कहीन रूप से सोचते और काम करते हैं, जिससे स्थिति और भी खराब हो जाती है। जब आप सुबह उठें तो सोचें कि जीवित रहना, सांस लेना, सोचना, आनंद लेना और प्यार करना कितना बड़ा सौभाग्य है, जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा था। तो सवाल यह है कि हम इस दर्द और बेचैनी से खुद को कैसे मुक्त कर सकते हैं। लेखक 2 तरीके बताते हैं। पहला, खुद से लगातार पूछें, मेरा अगला विचार क्या होगा। ये क्वांटम जीनो इफेक्ट पर आधारित है, जो कहता है कि किसी सिस्टम को लगातार देखने से आप उसे उसकी वर्तमान स्थिति में रोक सकते हैं। बार बार ये सवाल पूछने से आपके अगले विचार में देरी होगी और आपको ये एहसास होगा कि आप कितना समय ऑटो पायलट पर बिताते हैं। दूसरा तरीका है अपने विचारों और इच्छाओं को बिना जज किए स्वीकार करना। अगली बार जब आप कोई गलती करें तो बस अपनी भीतरी आवाज को सुनें और उस पर अमल न करें। उसे नोटिस करें, स्वीकार करें कि वो मौजूद है, लेकिन उसकी मांगों का विरोध करें। अपने शरीर को अपने लगातार सक्रिय विचार चालित दिमाग से अलग करने से आप कम दर्द महसूस करेंगे और उन चीजों का विरोध करना बंद कर देंगे जिन्हें आप बदल नहीं सकते। खुद की आलोचना सालों से काम नहीं आई है, अब खुद को स्वीकार करके देखें कि क्या होता है।
इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है संयम या कंपोजर का। हम अक्सर इस शब्द का गलत मतलब निकालते हैं। हम सोचते हैं कि इसका मतलब अपनी भावनाओं को व्यक्त ना करना है, लेकिन संयम का मतलब अपनी भावनाओं को छिपाना नहीं है। इसका मतलब है अपनी भावनाओं के साथ बस इतनी देर तक रहना कि वे आप पर हावी ना हो जाएं और उन पर स्थायी प्रतिक्रिया विकसित ना करें। संयम एक रीसेट बटन की तरह काम करता है। ये मैं दुनिया के शीर्ष पर हूं और मुझे किसी भी कीमत पर और अधिक सफलता चाहिए जैसे विचार पैटर्न को तोड़ता है। इसी तरह ये मैं उदास महसूस कर रहा हूं और मुझे भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचना चाहिए कि बीच के संबंध को तोड़ता है। हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करके और उन्हें महसूस करके सच्चे संयम का अभ्यास कर सकते हैं, बिना उन्हें अपनी पहचान बनने दिए। ये हमें अगले सिद्धांत पर लाता है, हम भौतिक वस्तुओं से खुद को ना जोड़कर जीवन में दुख कम कर सकते हैं। बौद्ध भिक्षुओं की तरह जाने देने की कला को अपनाएं। वे जाने देकर दुख को शांति, तृप्ति और स्वीकृति में बदलने की शक्ति रखते हैं। हर बार जब हम किसी चीज के संबंध में मेरा या मैं कहते हैं तो हम उसे अपने ऊपर शक्ति दे देते हैं। क्योंकि इस दुनिया में हर चीज का अंत होता है, इसलिए चीजों से बहुत ज्यादा पहचान बनाने से लगातार नुकसान और यहाँ तक कि डिप्रेशन की भावना भी हो सकती है। अपने कपड़ों, इलेक्ट्रॉनिक्स, सामान के बारे में सोचें और कल्पना करें कि अगर वे सभी समय के साथ टूट जाएं तो कैसा लगेगा। जितना अधिक हम अपनी पहचान को भौतिक वस्तुओं से जोड़ते हैं, उतनी ही अधिक उदासी और निराशा की संभावना होती है। अपनी जिंदगी से फालतू सामान हटाकर देखें, इससे आपको अपनी पहचान को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। ये यात्रा हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है और लेखक स्पष्ट करते हैं कि आध्यात्मिक होने के लिए आपको धार्मिक होने की जरूरत नहीं है। दलाई लामा कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी धर्म का हिस्सा हैं या नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि आप एक दयालु और अच्छे दिल वाले इंसान हैं। जिंदगी के बड़े सवालों और दुखों से निपटने का कोई एक तरीका नहीं है, चाहे वो ध्यान के माध्यम से हो, धर्म के माध्यम से हो या जीवन के अनुभवों में अर्थ खोजने के माध्यम से हो। उस तरीके को अपनाएं जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करता है। ये आपकी यात्रा है, इसलिए इसे अपनाएं। जीवन का एक और बड़ा सच ये है कि जीवन का एकमात्र स्थिरांक परिवर्तन है। दलाई लामा हमें उस आम पश्चिमी गलतफहमी के खिलाफ चेतावनी देते हैं कि दुख अनॉर्मल है और हर कीमत पर इससे बचा जाना चाहिए। वो कहते हैं कि दुख जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और इसे नकार कर हम केवल अपने ऊपर और अधिक दर्द लाते हैं। सच्चाई ये है कि परिवर्तन जीवन का एकमात्र स्थिरांक है और जो हम जानते हैं उसे कसकर पकड़े रहने से केवल अधिक दुख होता है। इसलिए कुंजी परिवर्तन को स्वीकार करना है, उसका विरोध नहीं करना। ये स्वीकार करके कि जीवन निरंतर प्रवाह की स्थिति में है, हम खुद को उन पाठों और विकास के लिए खोल सकते हैं जो इसके साथ आते हैं। आत्म सुधार की इस यात्रा में आत्मविश्वास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन लेखक हमें फेक इट अंटिल यू मेक इट, यानी जब तक सफल ना हो जाओ दिखावा करो की धारणा से बचने की सलाह देते हैं। दलाई लामा सुझाव देते हैं कि हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करें और इस बारे में ईमानदार रहें कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। जब आप अपनी सीमाओं के बारे में खुले और ईमानदार होते हैं तो आप दूसरों को अपने साथ आने और आपका समर्थन करने के लिए आमंत्रित कर रहे होते हैं, जिससे समुदाय और एकजुटता की भावना बनती है। अपनी सीमाओं के बारे में जागरूक होने और उन्हें अपनाने से आत्म जागरूकता की अधिक समझ भी आती है। लेखक आगे बताते हैं कि दुख जीवन में अपरिहार्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसे बढ़ाना चाहिए। हम में से ज्यादातर लोग खराब मूल्यों से चिपके रहकर इसे और भी कठिन बना देते हैं। हम सच्ची और लंबे समय तक चलने वाली संतुष्टि की तलाश करने के बजाय जंगली पार्टियों या लापरवाह रिश्तों जैसे क्षणिक सुखों का पीछा करते हैं, या हम भौतिक संपत्ति के प्रति जुनूनी हो जाते हैं, ये सोचकर कि एक बार जब हम सब कुछ हासिल कर लेंगे तो हम अंततः खुश हो जाएंगे। लेकिन रिसर्च से पता चलता है कि एक निश्चित बिंदु से परे धन और सफलता का हमारी समग्र भलाई से बहुत कम लेना देना है। जीवन में सबसे संतोषजनक उद्देश्य दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना है, ना कि केवल अपने लिए। यहाँ हमें सुख और आनंद के बीच के अंतर को समझना होगा। ये दो अलग अलग चीजें हैं। विक्टर फ्रैंकल ने कहा था, जब कोई व्यक्ति गहरे अर्थ की भावना नहीं खोज पाता है तो वह सुख से अपना ध्यान भटकाता है। सुख क्षणिक संवेदी अनुभवों से प्राप्त होता है, जैसे स्वादिष्ट भोजन करना या आरामदायक मालिश प्राप्त करना। यह अंततः आपसे और आपके ध्यान से नियंत्रण छीन लेता है। हालांकि सच्ची खुशी आनंद से आती है, जिसके लिए ध्यान और सचेत जुड़ाव की आवश्यकता होती है। वर्तमान क्षण पर अपना ध्यान लाकर आप नियंत्रण पुनः प्राप्त करते हैं और अपने सबसे महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण लक्ष्यों की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर सकते हैं। ये आनंद फ्लो की स्थिति में पाया जाता है, जहां चुनौतियां और कौशल मेल खाते हैं। क्या आप कभी किसी गतिविधि में इतने मग्न हो गए हैं कि समय का पता ही नहीं चला? वही फ्लो है। इस आनंदमय स्थिति को प्राप्त करने के 2 सरल चरण हैं। 1, ऐसी गतिविधि चुनें जिसके प्रति आप जुनूनी हैं और इसे केवल इसके प्यार के लिए करें, पैसे या प्रसिद्धि जैसी किसी बाहरी प्रेरणा के बिना। 2, सुनिश्चित करें कि गतिविधि में चुनौती का स्तर पूरी तरह से संतुलित हो, न तो बहुत आसान और न ही बहुत कठिन, बल्कि ठीक। शतरंज जैसे नए खेल सीखते समय एक आसान स्तर से शुरू करें और जैसे जैसे आप बेहतर होते जाएं, धीरे धीरे चुनौती बढ़ाएं। अक्सर पश्चिमी समाज हमें इस मिथक में फंसा देता है कि खुशी एक ऐसी चीज है जिसे हमें लगातार परस्यू करना पड़ता है, लेकिन ये कभी न खत्म होने वाली खोज केवल अस्थायी संतुष्टि और कुछ और की निरंतर लालसा की ओर ले जाती है। सच्चाई ये है कि खुशी खरीदी या बाहरी माध्यमों से हासिल नहीं की जा सकती। ये होने की एक आंतरिक स्थिति है जिसके लिए एक सार्थक उद्देश्य के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। बुद्धा ने इच्छा और असंतुष्टि के इस चक्र को बहुत पहले पहचान लिया था। अधिक के लिए लगातार प्रयास करने के बजाय आइए हम समस्याओं को हल करने और एक बड़े उद्देश्य की दिशा में काम करने पर अपना ध्यान केंद्रित करें। जब हम ऐसा करते हैं तो सच्ची खुशी स्वाभाविक रूप से आएगी। इस यात्रा को दिशा देने के लिए हमें एक जीवन लक्ष्य निर्धारित करना होगा, भले ही जीवन के लक्ष्य अप्रासंगिक लगें। ये सब एक अंतिम लक्ष्य पर अपनी नजरें टिकाने से शुरू होता है, कुछ ऐसा जो आपको प्रेरित करता है और आपको फ्लो की स्थिति में रखता है। आपका लक्ष्य भव्य या महत्वाकांक्षी होना जरूरी नहीं है, जब तक कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये आपका व्यक्तिगत मार्गदर्शक है जो आपको ये निर्धारित करने में मदद करता है कि सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। लेकिन याद रखें, आपका जीवन लक्ष्य आपको एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित नहीं करता है। ये केवल आपको आगे बढ़ने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। और जब आप एक नया जीवन लक्ष्य तय कर लेते हैं तो उसे तुरंत एक दैनिक आदत में बदल दें। अपनी आकांक्षाओं को एक छोटी दैनिक दिनचर्या में बदलें। जिम रॉन ने कहा था, प्रेरणा वो है जो आपको शुरू करती है और आदत वो है जो आपको आगे बढ़ाती है। उदाहरण के लिए, यदि स्वस्थ भोजन आपके दिमाग में है तो अपने दोपहर के स्निकर्स बार को एक सेब से बदल दें। यदि लेखन आपका जुनून है तो दिन में 250 शब्दों से शुरू करें। सही आदत खोजने में कुछ प्रयत्न और त्रुटि लग सकती है, लेकिन एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि अपनी नई प्रथा के साथ बने रहना आसान है। नई आदतें बनाना तब बहुत आसान हो जाता है जब आप उन्हें स्पष्ट और आकर्षक बनाते हैं। बेहतर आदतें बनाने का पहला नियम अपनी आदतों को स्पष्ट बनाना है, ताकि आप आसानी से पहचान सकें कि कौन से कार्य आपकी मदद कर रहे हैं या बाधा डाल रहे हैं। हर सुबह अपना बिस्तर बनाना एक सकारात्मक आदत का उदाहरण है, जबकि वजन कम करने की कोशिश करते समय हर दिन एक चॉकलेट बार खाना एक नकारात्मक आदत है। नई सकारात्मक आदतें स्थापित करने के लिए आपको व्यवहार के समय और स्थान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आदत डालने के लिए एक विशिष्ट समय और स्थान चुनकर आपके इसके साथ बने रहने की अधिक संभावना है। लेकिन आदतें आकर्षक भी होनी चाहिए। आदतें डोपामाइन द्वारा संचालित होती हैं, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। एक आदत को आकर्षक बनाने के लिए इसे किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ने का प्रयास करें जिसे करने में आपको मजा आता है। उदाहरण के लिए, यदि आप नेटफ्लिक्स देखना पसंद करते हैं लेकिन अधिक व्यायाम करने की आवश्यकता है, तो ट्रेडमिल पर रहते हुए ही अपना पसंदीदा शो देखने का प्रयास करें। लेखक जेम्स क्लियर के काम पर विस्तार से बताते हैं कि जो बदलाव पहली बार में छोटे और महत्वहीन लगते हैं, वे उल्लेखनीय परिणामों में बदल जाएंगे यदि आप उन्हें सालों तक करने को तैयार हैं। हर आदत के 4 आवश्यक घटक होते हैं जो इसके गठन में योगदान करते हैं। पहला है संकेत, एक सिग्नल जो आदत को ट्रिगर करता है। दूसरा है लालसा, आदत को पूरा करने की इच्छा। तीसरा है प्रतिक्रिया, वास्तविक आदत। और चौथा है इनाम, वह संतुष्टि जो आदत को पूरा करने से मिलती है। उदाहरण के लिए, आपके फोन पर एक सूचना आपका संकेत है। आप ये जानने के लिए तरसते हैं कि ये क्या है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी प्रतिक्रिया होती है। जहां आप अपना फोन खोलते हैं, जो आपका इनाम है। समय के साथ ये एक आदत बन सकती है। आपकी आदतें आपकी पहचान की नींव हैं और उन्हें बदलने के लिए आपको खुद से पूछना शुरू करना होगा कि आप कौन बनना चाहते हैं। हर दिन सिर्फ 1% सुधार करके आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि नए व्यवहार स्थायी आदतें बने, तो उन्हें पूरा करने में आसान और संतोषजनक दोनों बनाएं। हम अक्सर सबसे कम प्रतिरोध का रास्ता अपनाते हैं।
अगर हम कुछ आसान बनाते हैं तो हम उसे करने की अधिक संभावना रखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप गिटार बजाना सीखना चाहते हैं तो उसे सोफे के पास रखने का मतलब है कि आप उसे उठाकर कुछ कॉर्ड बजाने की अधिक संभावना रखते हैं। यहीं पर 2 मिनट का नियम काम आता है। ज्यादातर आदतें एक विशिष्ट क्षण में बनती हैं और अगर हम उन्हें जल्दी से पूरा कर सकते हैं तो हम उन पर टिके रहने की अधिक संभावना रखते हैं। जैसे सुबह दौड़ने के लिए रात में ही अपने कपड़े और जूते निकालकर रख लेना। स्थायी परिवर्तन की कुंजी छोटे कदम उठाना और हर दिन प्रगति करना है। इसे संतोषजनक बनाने के लिए एक हैबिट ट्रैकर का उपयोग करें या अपनी नई आदत के साथ एक सकारात्मक इनाम जोड़ें। यदि आप बाहर खाना कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके द्वारा बचाए गए पैसे से खुद को एक नई जैकेट या छुट्टी का तोहफा दें। सुबह की दिनचर्या की शक्ति पर जोर देते हुए लेखक रॉबिन शर्मा के 20-20-20 नियम का सुझाव देते हैं। अपने दिन के पहले घंटे में 3 अत्यधिक मूल्यवान गतिविधियां होनी चाहिए। 20 मिनट के व्यायाम से शुरू करें ताकि आपके शरीर को जगाया जा सके। पसीना तनाव और डर को कम करता है और ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर यानी BDNF जारी करता है, जो आपके संज्ञानात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके बाद 20 मिनट चिंतन में बिताएं, सुबह की शांति में प्रेरणा पाएं। फिर ध्यान करें, जो कॉर्टिसोल और तनाव के स्तर को कम करने के लिए दिखाया गया है। अंत में अपने अंतिम 20 मिनट सीखने के लिए समर्पित करें। एक किताब पढ़ें, एक पॉडकास्ट सुनें या एक नए कौशल पर काम करें। एक बार जब आप एक दिनचर्या बना लेते हैं तो उसे बनाए रखना महत्वपूर्ण है ताकि आप अपनी गति ना खोएं। अपनी गति की शक्ति के बारे में सोचें, जैसे एक स्नोबॉल पहाड़ी से नीचे लुढ़क रहा है, हर मोड़ के साथ अधिक से अधिक बर्फ इकट्ठा कर रहा है जब तक कि यह एक अजेय शक्ति नहीं बन जाता। यही गति की शक्ति है। जितनी अधिक सकारात्मक आदतें आप विकसित करते हैं, अच्छे निर्णय लेना उतना ही आसान हो जाता है, जब तक कि वे आपके लिए दूसरी प्रकृति नहीं बन जाते। गुरुजी, पूर्णता पर निरंतरता पर ध्यान केंद्रित करना है। यदि आपका लक्ष्य सप्ताह में 3 बार जिम जाना है तो बस वहां पहुंचकर शुरू करें, भले ही आप केवल एक छोटा वर्कआउट पूरा करें। और जब आप अपनी सीमाओं तक पहुंचते हैं तो आप इस गति का उपयोग खुद को एक अतिरिक्त बढ़ावा देने के लिए कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने किया था जब वो अपनी वेट लिफ्टिंग की सीमा तक पहुंच गए थे। उन्होंने थोड़ा पीछे झुककर अधिक मांसपेशी समूहों को सक्रिय करने के तरीके खोजे और अपने सेट में अतिरिक्त 5 या 6 प्रतिनिधि जोड़ने में सक्षम थे। आप भी अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे चीट्स का उपयोग करके अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं, जैसे दौड़ के लिए कम खड़ी मार्ग लेना या एक अलग विषय के बारे में एक अतिरिक्त पृष्ठ लिखना। इसके बाद लेखक हमें स्टीफन आर कवी की 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से परिचित कराते हैं। पहली 3 आदतें हैं: सक्रिय रहें, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें और पहली चीजों को पहले रखें। सक्रिय होने का मतलब है अपने कार्यों, व्यवहारों और निर्णयों की जिम्मेदारी लेना। अंत को ध्यान में रखकर शुरू करने का मतलब है स्पष्ट लक्ष्य रखना। और पहली चीजों को पहले रखने का मतलब है प्राथमिकताओं को तय करना और मामूली विकर्षणों को ना कहना सीखना। अगली 3 आदतें दूसरों के साथ हमारे संबंधों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। चौथी आदत है विन विन सोचें। जीवन एक शून्य राशि का खेल नहीं है जहां एक व्यक्ति को जीतने के लिए दूसरे को हारना पड़ता है। सहयोग प्रतिस्पर्धा से बेहतर है। 5वीं आदत है पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। सहानुभूतिपूर्ण सुनना महत्वपूर्ण है। 6ठी आदत है सिनर्जाइज करना, यानी तालमेल बनाना। ये कई अच्छी आदतों को एक साथ मिलाकर सकारात्मक और सहयोगी बातचीत की ओर ले जाता है। और 7वीं और सबसे महत्वपूर्ण आदत है आरी को तेज करना। ये आत्म देखभाल और आत्म नवीनीकरण की आदत है। संतुलित रहने के लिए आपको 4 आवश्यक टैंकों को फिर से भरना होगा: भावनात्मक, मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक। पर्सनल ग्रोथ में हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी शामिल है और लेखक हमें याद दिलाते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए हमें अच्छा खाना और चलते रहना है। ओकिनाविन्स के अनुसार दिन भर सरल और निरंतर हरकतें लंबी उम्र की कुंजी हैं। पड़ोस में टहलना, बगीचे में कुछ समय बिताना या कुछ हाथ की हरकतें भी आपके स्वास्थ्य के लिए चमत्कार कर सकती हैं। व्यायाम के साथ साथ ओकिनावन्स एक स्वस्थ आहार पर भी जोर देते हैं, जिसमें ताजी सब्जियां और प्रियजनों के साथ साझा किए गए घर के बने भोजन शामिल हैं। और यदि आप कुछ पाउंड कम करना चाहते हैं तो हारा हाचीबू के जापानी दर्शन पर विचार करें। अधिकतम लाभ के लिए न्यूनतम भोजन। कभी कभी बहुत अधिक सोचना हमें पंगु बना सकता है, इसलिए बस आगे बढ़ना शुरू करें। स्पेंसर जॉनसन की प्रसिद्ध कहानी हु मूव्ड माय चीज हमें यही सिखाती है।
इस कहानी में 2 चूहे स्निफ और स्करी और 2 इंसान हैम और हॉ एक भूल भुलैया में पनीर की तलाश करते हैं। चूहे ज्यादा नहीं सोचते, वे बस अपनी प्रवृत्ति का पालन करते हैं और पनीर खोजते रहते हैं। वहीं इंसान भविष्य की चिंताओं में फंस जाते हैं और ज्यादा विश्लेषण करने के कारण कोई कदम नहीं उठा पाते। सबक ये है कि कभी-कभी अत्यधिक विश्लेषण के बिना बस कार्रवाई करना सफलता की कुंजी हो सकता है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, इसलिए आने वाले बदलावों के लिए अपनी आंखें खुली रखें। कहानी में चूहों ने देखा कि पनीर का ढेर धीरे धीरे कम हो रहा है और समय रहते वे नए पनीर की तलाश में निकल गए। लेकिन इंसान आत्मसंतुष्ट हो गए और जब पनीर खत्म हो गया तो वे हैरान और निराश हो गए। वे बदलाव के अनुकूल होने के बजाय डर और निराशा में डूब गए। सबक ये है कि जीवन में बदलाव ही एकमात्र स्थिर चीज है और जो इसे अपनाते हैं और अनुकूल होते हैं वही सफल होंगे। हमारे डर हमें पीछे खींचते हैं, लेकिन उनका सामना करना जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आसान है। कहानी में इंसानों में से एक हॉ हिम्मत करके नए पनीर की तलाश में बाहर निकलता है और जैसे ही वो आगे बढ़ना शुरू करता है उसकी स्थिति में बहुत सुधार होता है। आपके मन में जो डर है वो वास्तविक स्थिति से भी बदतर होता है। एक बार जब आप आगे बढ़ने की हिम्मत जुटा लेते हैं तो डर की पकड़ कमजोर हो जाएगी। ये सब हमारे माइंडसेट पर निर्भर करता है। एक फिक्स्ड माइंडसेट हमें पीछे खींचता है और जीवन को औसत दर्जे का बना सकता है। विज्ञान ने दिखाया है कि व्यक्तित्व पत्थर की लकीर नहीं है, फिर भी हम में से कई लोग ये मानते हैं कि हम जिस व्यक्तित्व के साथ पैदा हुए हैं उसी के साथ फंसे हुए हैं। ये मिथक हमें बढ़ने और खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने से रोकता है। व्यक्तित्व प्रकारों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, ये स्थिर नहीं है और हमारा अतीत इसे निर्धारित नहीं करता। इसे खोजा नहीं जाता बल्कि विकसित किया जाता है। हम लक्ष्य निर्धारित करके अपनी पहचान बदल सकते हैं। हमारे द्वारा की जाने वाली हर कार्यवाही एक उद्देश्य की पूर्ति करती है और लक्ष्य शब्द उद्देश्य के लिए सिर्फ एक और शब्द है। अपने व्यक्तित्व को बदलने के लिए 3 प्रमुख घटक हैं। एक्सपोजर यानी नई संभावनाओं और अनुभवों से खुद को परिचित कराना, इच्छा यानी एक लक्ष्य निर्धारित करना और आत्मविश्वास यानी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की अपनी क्षमता पर विश्वास करना। हमें अपनी सीमाओं से मुक्त होने और सफल होने का साहस हासिल करना होगा और असफलता को गले लगाना होगा। हम अपने व्यक्तित्व के बारे में अपने दृष्टिकोण में सुधार करके अपने भविष्य को बदल सकते हैं। लेखक नेट की कहानी बताते हैं जो अपने वजन से संघर्ष कर रहा था। उसने खुद से कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे। अगर मैं अपने वजन के साथ संघर्ष करता रहा तो मेरा भविष्य कैसा होगा? जब मैं 70 साल का हो जाऊंगा तो मैं कैसा होऊंगा? इन सवालों ने उसे अपने भविष्य के स्वयं से जुड़ने और अपनी वर्तमान स्थिति पर एक दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद की। आप भी अपने भविष्य की कल्पना करके उसके बारे में लिखकर और उस नई कहानी को दूसरों को और खुद को बताकर अपना जीवन बदल सकते हैं। पर्सनल ग्रोथ के इस सफर में समय का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती लगता है, लेकिन लेखक एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करते हैं। समय बचाने की इतनी कोशिश करना बंद करें। समय एक अवधारणा के रूप में वास्तव में मौजूद नहीं है जैसा हम सोचते हैं। औसत मानव जीवन काल दुखद रूप से छोटा है, लगभग 4000 सप्ताह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको समय बर्बाद करने के डर में जीना चाहिए। ये जीवन को पूरी तरह से जीने और वास्तव में क्या मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कॉल टू एक्शन है। समाधान है कम करना, वास्तव में महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और लगातार उत्पादक होने के दबाव को छोड़ देना। और ज्यादा करने का मतलब है और भी ज्यादा करना। इनबॉक्स 0 प्राप्त करने की कोशिश अक्सर ईमेल के अंतहीन चक्र की ओर ले जाती है। एक विश्वसनीय उत्तरदाता बनना एक जाल में बदल सकता है। अधिकतम उत्पादकता के लिए प्रयास करने के बजाय आइए हम प्राथमिकता की कला को अपनाएं। स्वीकार करें कि हमेशा कुछ कार्य अधूरे रहेंगे और कम महत्वपूर्ण कार्यों पर जानबूझकर विलंब करें। सफलता की कुंजी अधिक करना नहीं है, बल्कि वो करना है जो वास्तव में मायने रखता है। इसके अलावा समय एक नेटवर्क वस्तु है। इसका मूल्य दूसरों के साथ समन्वय में निहित है। बहुत सारा समय होना वांछनीय है, लेकिन अगर आप इसे अकेले बिता रहे हैं तो ये बहुत अच्छा नहीं है। जीवन में सबसे सार्थक अनुभव जैसे प्रियजनों के साथ समय बिताना, रिश्ते बनाना या एक व्यवसाय शुरू करना, सभी को दूसरों के साथ समन्वय और सहयोग की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं पैसे की। उपभोक्तावाद हमें इस बात से अंधा कर देता है कि पैसा क्या खरीद सकता है।
हमारे समाज में ये मानना आसान है कि हमारी हैसियत और भौतिक संपत्ति हमारी खुशी का निर्धारण करती है, लेकिन ये सच से कोसों दूर है। रिसर्च ने दिखाया है कि हमारे जीवन पर नियंत्रण की भावना मनोवैज्ञानिक भलाई का सबसे विश्वसनीय भविष्यवक्ता है। और जब नियंत्रण की बात आती है तो पैसा एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। वित्तीय विशेषज्ञ मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे का सबसे बड़ा आंतरिक मूल्य हमें अपने समय पर नियंत्रण देने की क्षमता है। महंगी चीजों पर अपना पैसा खर्च करने के बजाय हमें समय और नियंत्रण खरीदने के लिए इसका उपयोग करने पर विचार करना चाहिए। समस्या ये है कि वास्तविक दुनिया का वित्त स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है। आज की दुनिया में वित्तीय रूप से सफल होने के लिए पैसे और संपत्ति कैसे काम करते हैं, इसकी ठोस समझ होना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक जो हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती है, वो है संपत्ति और देनदारी के बीच का अंतर। अमीर लोग उन संपत्तियों में निवेश करने के महत्व को जानते हैं जो सोते समय भी पैसा कमाती हैं। देनदारियों के विपरीत जो पैसे खर्च करती हैं और बहुत कम या कोई रिटर्न नहीं देती हैं। हमारे वित्तीय व्यवहार को दो परस्पर विरोधी भावनाएं नियंत्रित करती हैं, डर और लालच। हम एक आरामदायक स्थिति की सुरक्षा छोड़ने से हिचकिचाते हैं, लेकिन वित्तीय स्वतंत्रता के लिए हमें अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना और जोखिम उठाने की आवश्यकता होती है। हम केवल चूहा दौड़ में दौड़ते नहीं रह सकते और अधिक देनदारियां जमा नहीं कर सकते। धन की इच्छा वित्तीय सुरक्षा के भ्रम को खोने के डर से अधिक हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप लालच और भय के बीच संघर्ष होता है। जब लंबी अवधि के लिए योजना बनाते हैं तो इस संभावना को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि आपकी प्राथमिकताएं बदल जाएंगी। चाहे वो धन का निर्माण हो, करियर बनाना हो या रिश्तों का पोषण करना हो, कंपाउंडिंग के लाभ बहुत बड़े हैं। समस्या ये है कि बदलने और विकसित होने की हमारी सहज प्रवृत्ति के कारण हमारी दीर्घकालिक योजनाओं पर टिके रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसी योजनाएं बनाने के लिए हमें लचीलेपन और संयम के साथ योजना बनाने की आवश्यकता है। अंत में याद रखें कि अनुभव औपचारिक शिक्षा की तुलना में एक अधिक कुशल शिक्षक है। आज की लगातार विकसित हो रही दुनिया में ये पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि हम नवीनतम विकासों के साथ बने रहें और लगातार अपने कौशल को निखारें। सबसे अच्छे तरीकों में से एक है दूसरों को देखकर सीखना, सफल और असफल दोनों, और फिर खुद चीजों को आजमाना। विफलता से डरो मत, ये अक्सर सबसे अच्छा शिक्षक होता है और जो सबसे सफल होते हैं वे इसे गले लगाते हैं। ये हमें स्टोइक दर्शन की दुनिया में ले जाता है, जहां हमें सिखाया जाता है कि आपके पास जो सबसे मूल्यवान चीज है वो आपका दिमाग है। जब जीवन कठिन और तूफानी हो जाता है तो खोया हुआ और असहाय महसूस करना आसान होता है, लेकिन एक चीज है जो हमेशा हमारी समझ में रहती है, हमारे विचार और मानसिकता। एक शांत दिमाग एक मजबूत जहाज की तरह है जो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी तूफान का सामना करने के लिए सुसज्जित है। आपका मन आपका स्थायी निवास है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां जाते हैं। यदि आपका मन परेशान है तो आप अराजकता से बच नहीं पाएंगे। स्टोइसिज्म का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये जानना कि आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं। हम जिन एकमात्र चीज पर पूरा नियंत्रण रखते हैं वो हम खुद हैं। एपिक्टेटस, एक प्रसिद्ध स्टोइक दार्शनिक जो एक गुलाम थे, ने कहा था कि सच्ची शांति सबसे विनम्र परिस्थितियों में पाई जा सकती है जब हम खुद पर भरोसा करते हैं और दूसरों की स्वीकृति या भौतिक संपत्ति की प्रचुरता की तलाश नहीं करते हैं। बाहरी दुख हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। ये दर्शन हमें दोस्ती के बारे में भी सिखाता है। अपने जीवन में एक शून्य को भरने के लिए दूसरों से उम्मीद न करें, बल्कि वफादार और गुणी लोगों के साथ दोस्ती करें। कई लोग उन लोगों के साथ जुड़ते हैं जिनसे उन्हें कुछ हासिल करने की उम्मीद होती है, जैसे चापलूसी, धन या हैसियत। लेकिन जो लोग आंतरिक ज्ञान विकसित करते हैं, उन्हें दूसरों से इन चीजों की तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अपने दोस्तों को बुद्धिमानी से चुनें, क्योंकि जिन लोगों के साथ आप रहते हैं वे आपके विकास और भलाई को बहुत प्रभावित कर सकते हैं। अपने दिमाग पर काबू पाएं, ये आपकी एकमात्र सच्ची संपत्ति है। स्टोइसिज्म हमें प्रतिकूलता को गले लगाना और सबसे कठिन परिस्थितियों में भी फलना फूलना सिखाता है। एपिक्टेटस जीवन को एक उपहार के रूप में देखते हैं, जिसका हर पल एक बड़ी सार्थक यात्रा का हिस्सा है। हम अपनी वर्तमान स्थिति को कैसे देखते हैं, ये हमारे जीवन को आकार देता है और ये हम पर निर्भर है कि हम किस पर ध्यान केंद्रित करना चुनते हैं। ज्ञान का विकास करके और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहकर जीवन में सादगी और शांति पाएं। तर्कसंगत रूप से सोचने की हमारी क्षमता हमें ब्रह्मांड के अन्य सभी प्राणियों से अलग करती है।
लेकिन तर्कसंगत ज्ञान हमें स्वाभाविक रूप से नहीं मिलता है। हमें इस क्षमता का प्रयोग करने और विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। ज्ञान हमें प्रकृति को समझने में सक्षम बनाता है, अपनी और हमारे आसपास की दुनिया दोनों की। और दुनिया को समझने से हम इसके साथ सद्भाव में रह सकते हैं, बजाय इसके कि हम उन चीजों पर खुद को तनाव दें जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। खुद को सच्चाई के प्रति समर्पित करके, प्रभाव से खुद को मुक्त करके और भीतर से तर्क की तलाश करके जिएं। अपने काम या सामाजिक संबंधों से दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद न करें। वास्तव में खुद होने के लिए सच्चाई की अपनी अटूट खोज पर ध्यान केंद्रित करें, दूसरों की राय और भावनाओं से मुक्त। सच्चाई, जैसा कि एपिक्टेटस कहते हैं, अक्सर धन और व्यापार में सफलता की खोज से बहुत दूर होती है, जहां धोखे और बेईमानी को अक्सर तर्कसंगत बनाया जाता है। ये हमें मानसिक स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण विषय पर लाता है। जब हमारा मूड खराब होता है तो हमें वे काम करने की इच्छा होती है जो अंततः हमें नीचे ही रखेंगे। जब हम उदास महसूस कर रहे होते हैं तो हम ऐसे विकल्प चुनते हैं जो चीजों को और खराब कर देते हैं। बेहतर महसूस करने के लिए हम दोस्तों के साथ शराब पीने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगले दिन और भी बुरा महसूस करते हैं। इसके बजाय हम जिम जाने का विकल्प चुन सकते हैं, जो एंडोर्फिन के साथ हमारे मूड को बढ़ावा देगा और हमें समग्र रूप से बेहतर महसूस करने में मदद करेगा। अपने निर्णयों का मार्गदर्शन करने में मदद करने के लिए हम उस पल में केवल अपनी भावनाओं के बजाय अपने व्यक्तिगत मूल्यों के बारे में सोच सकते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि तनाव हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि एक मूल्यवान उपकरण है। तनाव हमेशा हमारे लिए बुरा नहीं होता है। वास्तव में यह एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकता है जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर प्रेरित करता है। अपने जीवन से तनाव को खत्म करने की कोशिश करने के बजाय हमें इसे नियंत्रित करना सीखना चाहिए और इसका उपयोग अपने लाभ के लिए करना चाहिए। बेशक पुराना तनाव हानिकारक हो सकता है अगर हम अपना ख्याल नहीं रखते हैं। कुंजी तनाव और आराम के बीच संतुलन खोजना है। और जब खुशी की बात आती है तो हमें याद रखना होगा कि खुशी एक भावना है, एक निरंतर अवस्था नहीं जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारी भावनाएं मौसम की तरह हैं, हमेशा बदलती रहती हैं और कभी-कभी सुखद और कभी-कभी कठिन होती हैं। खुशी के अलावा अन्य भावनाओं का अनुभव करना स्वाभाविक है और इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा जीवन पटरी से उतर गया है या हमें कोई मानसिक स्वास्थ्य समस्या है। खुशी का पीछा करने के बजाय हमें अपने व्यक्तिगत मूल्यों को निर्धारित करना चाहिए, जो कठिन समय के दौरान निर्णय लेने और प्रेरणा के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें उन समस्याओं को पहचानना और फिर से परिभाषित करना होगा जिनसे हम संघर्ष कर रहे हैं। लुईज हे अपनी किताब यू कैन हील योर लाइफ में बताती हैं कि कैसे हमारे बचपन के आघात नकारात्मक आदतों को जन्म दे सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम आत्म प्रेम के माध्यम से अपने जीवन को बदल सकते हैं। हमें पहले अपने भीतर देखना होगा और अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं की जांच करनी होगी। आत्म आलोचना के बजाय हमें कृतज्ञता को अपनाना होगा और अपने आत्म मूल्य को समझना होगा। अधिकांश समस्याओं का समाधान क्षमा और जाने देने में निहित है। अपने जीवन की जिम्मेदारी लें, भले ही ऐसा लगे कि सब कुछ नियंत्रण से बाहर है। आपको एजेंसी मिली है और इसका उपयोग करना आप पर निर्भर है। यदि आप अस्वास्थ्यकर आदतों से जूझ रहे हैं तो खुद के प्रति ईमानदार होने से शुरुआत करें। जहरीले रिश्तों या पैटर्न को छोड़ना मुश्किल है, लेकिन दर्द के चक्र में फंसे रहना और भी मुश्किल है। अपने विचारों को आप पर नियंत्रण न करने दें। आपके पास अपने दिमाग और अपने जीवन पर नियंत्रण रखने की शक्ति है। अपने दृष्टिकोण को बदलने से आपको जो कुछ भी आपके पास है उससे संतुष्ट महसूस करने में मदद मिल सकती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके जीवन के लोग इस बात पर कितना बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं कि आप खुद के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? यदि आप ऐसे माहौल में पले बढ़े हैं जहां आपकी उपलब्धियों के लिए आपकी कभी प्रशंसा नहीं की गई या आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया, तो खुद को वो प्यार और देखभाल दिखाना मुश्किल हो सकता है। लेकिन आप अपने मूल्य को पहचानकर और ये मानकर कि आप प्यार और सम्मान के पात्र हैं, इस चक्र को तोड़ सकते हैं। कभी कभी खुद से नफरत करना दूसरों को अस्वीकार करने का एक तरीका होता है। अडलेरियन मनोविज्ञान के अनुसार हम अक्सर दूसरों द्वारा चोट पहुंचाए जाने से बचने के लिए खुद से नफरत करने के कारण बनाते हैं। ये समझना कि हमारी अकेलापन हमारी पीड़ा का मूल कारण है, न कि कोई वास्तविक कमी, हमें इस पैटर्न से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। प्रतिस्पर्धी मानसिकता हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट कर देती है। तुलना को अक्सर खुशी का चोर बताया जाता है, लेकिन ये दुख का प्रवेश द्वार भी है। आधुनिक समाजों की प्रतिस्पर्धी प्रकृति हमारे मानसिक स्वास्थ्य और भलाई के लिए हानिकारक हो सकती है।
ये विश्वास कि आपको तृप्ति पाने के लिए हर चीज में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए आपको हमेशा चिंतित और अधूरा महसूस कराएगा। एक प्रतिस्पर्धी मानसिकता को छोड़कर और प्रचुरता को अपनाकर आप कभी भी ऐसा महसूस नहीं करेंगे कि कोई आपको रोक रहा है। अंत में लेखक भावनात्मक रूप से मजबूत लोगों की 4 आदतें बताते हैं। 1. अपनी भावनाओं पर नहीं, अपने ध्यान पर नियंत्रण रखें। 2. दयालु आत्मचर्चा का अभ्यास करें। 3. निर्णय लेने के लिए भावनाओं का नहीं बल्कि मूल्यों का उपयोग करें। 4. स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करें और उन्हें लागू करें। भावनात्मक ताकत का मतलब कठिन भावनाओं से छुटकारा पाना नहीं है। इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि उन्हें स्वस्थ तरीके से कैसे जवाब देना है। ये हमें रिश्तों के क्षेत्र में लाता है, जहां प्यार को आनंद, समता, करुणा और प्रेम कृपा से बना बताया गया है। प्यार को समझने के लिए आपको पहले इन 4 मुख्य विशेषताओं को समझना होगा। आनंद गहरे और स्थायी खुशी का अनुभव करने के बारे में है। समता अपने और दूसरे व्यक्ति के बीच की रेखाओं को धुंधला करने की क्षमता है ताकि उनका दुख आपका दुख बन जाए। करुणा हमें दुख को देखने और समझने में सक्षम बनाती है और प्रेम कृपा दूसरों को खुश करने के लिए सचेतनता का उपयोग करने का अभ्यास है। हम दूसरों से तब तक नहीं जुड़ सकते जब तक हम खुद से कटे हुए हैं। आज की तेज तर्रार दुनिया में विकर्षण हर जगह है। दूसरों के साथ जुड़ने की कुंजी हमारे भीतर है। दूसरों को वास्तव में समझने के लिए हमें पहले खुद को सुनना और समझना सीखना होगा। अपने शरीर से फिर से जुड़ना हमें वर्तमान क्षण में स्थापित करता है। हमारी आधुनिक जीवन शैली हमारे मन और शरीर के बीच एक अलगाव में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ध्यान के माध्यम से अपने शरीर के प्रति जागरूक होना सीखना हमें वर्तमान क्षण में स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका है। यदि आप चाहते हैं कि आपका प्यार बढ़े और फले फूले, तो इसे खुशी से पोषित करें और इसे दूसरों के साथ साझा करें। ठीक उसी तरह जैसे 1 चम्मच नमक 1 गिलास पानी को पीने योग्य नहीं बना देगा, लेकिन एक नदी में फेंकने पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारे दिल छोटे और बंद हैं, तो हम दूसरों की गलतियों और खामियों से आसानी से परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने दिल खोलते हैं, तो हमें अपने साथी मनुष्यों के लिए सहानुभूति और करुणा मिलेगी। सचेत ध्यान हमें अपने और दूसरों के लिए करुणा बनाने में मदद करता है। ध्यान का मतलब मुश्किल योग आसन में महारत हासिल करना या लंबे समय तक चुपचाप बैठना नहीं है। हम तनावपूर्ण बैठकों के बीच सांस लेने के व्यायाम करना शुरू कर सकते हैं, या हम सचेत रूप से चलना सीख सकते हैं और इसे अपनी दैनिक यात्रा में शामिल कर सकते हैं। सचेत प्रेम और संबंध हमारे दिलों को ठीक करते हैं। सचेत प्रेम सर्वसमावेशी है, जो एक व्यक्ति में अच्छे और बुरे को बिना किसी निर्णय के गले लगाता है। प्यार हमें न केवल किसी के दर्द को समझने में मदद करता है, बल्कि हमें उन्हें ठीक करने की शक्ति भी देता है। अंत में किताब मानव मनोविज्ञान के कुछ आकर्षक पहलुओं पर प्रकाश डालती है। हम अक्सर सही होने के बजाय सही महसूस करने का पक्ष लेते हैं। हम अपने विश्वासों और विचारों को अपनी पहचान बना लेते हैं, लेकिन हमें खुद से पूछना चाहिए कि हम जो राय रखते हैं वो क्यों रखते हैं। एक वैज्ञानिक की तरह सोचना, मान्यताओं पर डेटा और लोकप्रिय राय पर सच्चाई को महत्व देना हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है। आत्मविश्वास पूर्ण विनम्रता, ज्ञान और सफलता का द्वार है। एक ऐसी दुनिया में जहां निश्चितता की प्रशंसा की जाती है, ये याद रखना आसान है कि सच्ची ताकत नए दृष्टिकोणों के लिए खुला रहने में है। प्रगति परिवर्तन के बिना असंभव है, और जो अपने दिमाग को नहीं बदल सकते वे कुछ भी नहीं बदल सकते। आपका अतीत आपके भविष्य का निर्धारण नहीं करता है। सिगमंड फ्रॉइड का मानना था कि हमारे बचपन के अनुभव हमें जीवन भर प्रभावित करते हैं। दूसरी ओर एल्फ्रेड एडलर का मानना था कि हम किसी भी क्षण बदल सकते हैं कि हम कौन हैं। आप किसी भी समय एक नया दृष्टिकोण चुनने और पुराने पैटर्न से मुक्त होने की शक्ति रखते हैं। सामाजिक दबाव हमारे खिलाफ काम कर सकता है। जब कोई हम पर कोई उपकार करता है, तो हम एहसान चुकाने के लिए बाध्य महसूस करते हैं। इसे पारस्परिकता का नियम कहते हैं। इसी तरह हम प्रतिबद्धता और निरंतरता के सिद्धांत का पालन करते हैं। एक बार जब हम कोई प्रतिबद्धता कर लेते हैं, तो हम उस पर टिके रहते हैं, भले ही ये हमें खतरे में डाल दे। क्योंकि हम अवसरों को खोना नहीं चाहते, कमी हमें कार्य करने पर मजबूर करती है। हम सीमित समय के लिए उपलब्ध किसी चीज को खरीदने की अधिक संभावना रखते हैं, क्योंकि हम सीमित वस्तुओं को अधिक मूल्यवान मानते हैं। इसे कमी का सिद्धांत कहते हैं। हम अधिकार के आंकड़ों और जिन लोगों को हम पसंद करते हैं उनका पालन करने की अधिक संभावना रखते हैं। ये पसंद का सिद्धांत और अधिकार का सिद्धांत है। हम उन लोगों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं या जिन्हें हम अधिकार के रूप में देखते हैं।
हमारे व्यवहार दो प्रकार की सोच प्रणालियों द्वारा शासित होते हैं। डैनियल kahneman ने इन्हें सिस्टम 1 और सिस्टम 2 कहा है। सिस्टम 1 हमारी तेज, सहज और भावनात्मक सोच है। सिस्टम 2 हमारी धीमी, विचारशील और तर्क संचालित सोच है। हमारे अधिकांश निर्णय सिस्टम 1 द्वारा संचालित होते हैं, जो संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हो सकता है। हमारे विश्वास, स्मृति और कथा समझ द्वारा संरचित होते हैं। हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने और जितनी जल्दी हो सके निर्णय लेने की कोशिश करता है, भले ही इसका मतलब गलत निर्णय लेने का जोखिम हो। इससे हमारा दिमाग समस्याओं को वास्तव में जितना सरल है उससे कहीं अधिक सरल मान सकता है। विचार की हमारी दो प्रणालियां दो जुड़े हुए स्वयं का निर्माण करती हैं, एक अनुभव करने वाला स्वयं और एक याद रखने वाला स्वयं। याद रखने वाला स्वयं उन यादों को चुनता है जिनसे अनुभव करने वाला स्वयं सीखता है। तर्क संगत सोच के लिए सूचित अंतर्ज्ञान और तर्क के संतुलन की आवश्यकता होती है। अंत में हम सभी को गलत साबित होने का स्वागत करना चाहिए। ज्ञान और बुद्धि की शक्ति को अपनाएं, क्योंकि प्रगति का मार्ग ये स्वीकार करने से शुरू होता है कि हम क्या नहीं जानते हैं। जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हम गलत हो सकते हैं, तो हम खुद को नई और रोमांचक खोजों के लिए खोलते हैं। तो दोस्तों, इस किताब का सार यह है कि हमारी दुनिया हमारे विचारों से बनती है। अपनी सोच को काबू में करके वर्तमान में जीकर और छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाकर हम न सिर्फ अपनी खुशी बल्कि अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। ये सब हमारे मन को साधने से शुरू होता है। उम्मीद है आपको ये किताब पसंद आई होगी। अगर कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें और भविष्य में ऐसी ही खास चुनी हुई बुक समरीज पाने के लिए सब्सक्राइब करें।